चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आगे क्लास की वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना जो ICAR की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी फ्रेंड्स के पास हमारी इस क्लास को शेयर करना ताकि सभी फ्रेंड्स को हमारी इस क्लास का लाभ मिल सके। हम मैथ की भी क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, ICAR के लिए मैथ की भी क्लास लेके आ रहे हैं। मैथ की भी क्लास होगी और जो बायोलॉजी है उसके भी मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार रिपीट होते हैं। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं और फिजिक्स के भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा, वो है ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम क्या है। ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब की बार 100% आने की चांस है। ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे घास है वो ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम है, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम क्या है, तो ग्रेमिनी परिवार का जो दूसरा नाम है वो है घास। क्या नाम है, घास है, वो ग्रेमिनी परिवार का दूसरा नाम है। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है, तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा जो तत्व है वो बताना है आपको कौन सा है। फास्फोरस है, पोटेशियम है, बोरान है या जस्ता है। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा का जो तत्व है वो है फास्फोरस, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा का कौन सा तत्व है, तो फास्फोरस आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फास्फोरस होगा। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। चलिएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, आलू उत्पादन से है या दूध उत्पादन से है। तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, फल उत्पादन से है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फल उत्पादन से संबंधित है। या आपको क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है भी फल उत्पादन का संबंध किससे है, कौन सी क्रांति से है, तो सुनहरी क्रांति से है। फल उत्पादन का संबंध किससे है, सुनहरी क्रांति से है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया। चलिएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो है प्रताप किसकी किस्म है, या मैं ये बोलूं भी C50 किसकी किस्म है। प्रताप या C50 किसकी किस्म है, तो ये आपको बताना है धान की है, तिल की है, मूंगफली की है या मूंग की है। किस्म बताना है प्रताप यानी C50 किसकी किस्म है, तो ये तिल की किस्म हो जाएगी। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रताप C50 किसकी किस्म है, तिल की किस्म है। क्लियर है, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संकर मक्की की बीज दर क्या होती है। संकर मक्की की बीज दर क्या होती है, प्रति हेक्टर आपको बताना है कितने किलो प्रति हेक्टर इसकी बीज दर रहती है। यानी जब हम संकर मक्की का जो बीज बोते हैं तो उस समय हमें 1 हेक्टर में कितने केजी बीज की आवश्यकता होती है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, संकर मक्की की बीज दर क्या होती है, 10 से 15 केजी प्रति हेक्टर, 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर, 30 से 35 केजी प्रति हेक्टर, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टर। तो संकर मक्की की जो बीज दर होती है वो होती है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर होती है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकर मक्की की बीज दर क्या होती है, तो संकर मक्की की बीज दर होती है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर होती है, यानी 1 हेक्टर में हम 20 से 25 केजी संकर मक्की का बीज बोने में उपयोग लेते हैं, यानी उपयोग होता है। क्लियर है, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें 20 से 25 केजी प्रति हेक्टर। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है। सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें आपको बताना है तेल की कितनी मात्रा होती है। 30 से 40% होती है,
50 से 55% होती है, 45 से 50% होती है, या 40 से 45% होती है। तो जो सूरजमुखी का जो बीज होता है उसमें आपको तेल की मात्रा बतानी है। सूरजमुखी के बीज में तेल की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 45 से 50% होती है। कितनी होती है? 45 से 50% होती है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है, तो तेल की मात्रा 40 से 50% सूरजमुखी के तेल में बीज में तेल पाया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो गन्ने में सुक्रोज, स्टार्च, ग्लैक्टेज और लैक्टोज। तो आपको बताना है कि गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है ये आपको बताना है। तो गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? सुक्रोज शर्करा गन्ने में पाई जाती है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सुक्रोज शर्करा गन्ने में पाई जाती है। क्लियर है? सुक्रोज शर्करा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल का वनस्पतिक नाम क्या है? इसबगोल का वनस्पतिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसबगोल का आपको इसमें बताना है वनस्पतिक नाम कौन सा है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्लांटेगो ओवेटा। प्लांटेगो ओवेटा इसबगोल का वनस्पतिक नाम है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसबगोल का वनस्पतिक नाम क्या हो जाएगा? प्लांटेगो ओवेटा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांटेगो ओवेटा इसबगोल का वनस्पतिक नाम होता है। चलिएगा 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्फेगनम घास बहुत उपयोगी होता है। स्फेगनम घास बहुत उपयोगी होता है, तो किसके लिए उपयोग होता है ये बताना है। कलिकायन हेतु उपयोग होता है, या इनार्चिंग हेतु उपयोग होता है, या गुट्टी के लिए उपयोग होता है, या कलम बंद हेतु उपयोग होता है। तो स्फेगनम घास है वो उपयोग होता है गुट्टी के लिए। किसके लिए होता है? गुट्टी के लिए उपयुक्त होता है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्फेगनम घास बहुत उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोगी होता है? तो गुट्टी हेतु उपयोगी होता है। क्लियर है? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें गुट्टी हो जाएगा। गुट्टी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा 2 किसकी किस्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा 2 किसकी किस्म है? जवार की, बाजरा की, मक्का की, गेहूं की। तो गंगा 2 है वो किसकी किस्म है? तो गंगा 2 मक्के की किस्म है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा 2 किसकी किस्म है? मक्के की किस्म हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें मक्का। गंगा 2 किसकी किस्म है? गंगा 2 है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। गंगा 2 है तो गंगा 2 मक्के की एक किस्म है। यहां पे क्वेश्चन ये पूछा है भी गंगा 2 किसकी किस्म है, तो मक्के की किस्म है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है भी गंगा 2 है, आगे दे देगा आपको बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, गेहूं है, तो इसमें से गंगा 2 है एक मक्के की किस्म है। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज तक जाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आपको देखना है, समझना है। चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। आपको क्वेश्चन एक्यूरेट पढ़ना है और समझना है क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। अभी डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा पूछी है, तो 18%, 42%, 16% और 46%। तो डीएपी खाद में जो फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो 46% होती है, 46% होती है। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा बतानी है आपको। तो डीएपी खाद में जो फास्फोरस की जो मात्रा होगी वो 46% हो जाएगी। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46% होती है फास्फोरस की मात्रा डीएपी में। ठीक है, चलिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है? बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है, ये बताना है आपको। बीज रहित जो संकर किस्म है वो सिंधु का क्रॉस कौन सा है ये बताना है। दशहरी,
क्रॉस नीलम, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, नीलम क्रॉस दशहरी और अल्फांसो क्रॉस नीलम। तो जो बीज रहित संकर किस्म सिंधु का जो क्रॉस है वो आपको आंसर रहेगा, वो रहेगा रत्ना क्रॉस अल्फांसो, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। रत्ना क्रॉस अल्फांसो है वो बीज रहित संकर किस्म है, सिंधु का क्रॉस है, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस है, रत्ना क्रॉस अल्फांसो, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे क्लास के एंड में कमेंट कर देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर एग्जाम की जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है उन सभी दोस्तों के पास हमारी इस क्लास को शेयर करना ताकि सभी दोस्त हमसे जुड़े और क्लासों का लाभ ले सके। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो आगे की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को कहते हैं, कैल्शियम यानी CaMg और S को क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। शुष्क पोषक तत्व बोला जाता है, लाभदायक पोषक तत्व बोला जाता है, या प्राथमिक पोषक तत्व बोला जाता है, या द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यानी CaMg और S को क्या बोला जाता है? तो ये द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक पोषक तत्व हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को हम बोलते हैं द्वितीयक पोषक तत्व बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीयक पोषक तत्व हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की औसत वर्षा आपको बतानी है कितनी रहती है। भारत की औसतम वर्षा आपको बतानी है कितनी रहती है। तो जो वार्षिक वर्षा है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक वर्ष की जो वर्षा है, भारत की औसतन वर्षा रहती है वो 1100 मिलीमीटर रहती है। 1100 एम रहती है, mm यानी 1100 मिलीमीटर। ठीक है, भारत की औसतन वर्षा कितनी रहती है? 1100 मिलीमीटर, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की औसतन वर्षा रहती है 1100 रहती है, 1100 mm यानी मिलीमीटर रहती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, लास्ट तक क्वेश्चन के जाना है, एंड तक, एंड पॉइंट पे जाना है। यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट गलती कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दलहनी फसल है। क्वेश्चन को इतना ही पढ़ते हैं, आगे ये नहीं देखते भी क्वेश्चन पूछा क्या है, दलहनी फसल पूछा है या दलहनी फसल नहीं ये पूछा है। तो आपको क्वेश्चन की एंड तक जाना है, जड़ तक जाना है। देखिएगा निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है ये पूछा है यहाँ पे। तो सोयाबीन, उड़द, अरहर और ज्वार, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सी दलहनी फसल नहीं है इसमें से। तो सोयाबीन, उड़द और अरहर ये क्या है? दलहनी फसलों के अंतर्गत आते हैं। और आपकी जो ज्वार है वो क्या है? दलहनी फसल के अंतर्गत नहीं आती, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? तो दलहनी फसल नहीं है वो ज्वार है, वो दलहनी फसल नहीं है। दाल में उपयोग आने वाली ज्वार यानी दलहनी फसल नहीं है। सोयाबीन है, उड़द है और अरहर, इसकी दाल हम उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन ज्वार की दाल है वो उपयोग में नहीं ली जाती, इसलिए हम ज्वार को दलहनी फसल के अंतर्गत काउंट नहीं करते। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार है वो क्या है? दलहनी फसल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चलिएगा अगला क्वेश्चन है, तिल किस कुल से संबंधित है? तिल का परिवार कौन सा है ये आपको बताना है। कुल एक किनारा भी होता है और एक कुल होता है, यानी बड़े कु की मात्रा लगती है वो एक कुल होता है। कुल मस इसका जो अर्थ होता है वो होता है ठंडा, और एक कुल होता है वो होता है किनारा। ठीक है, यहाँ पे जो कुल बोला गया है वो बोला गया है परिवार की ओर से बोला गया है, यानी तिल का परिवार आपको बताना है। तिल फसल है वो किस परिवार से संबंधित है, कौन सा इसका कुल है। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो ऑप्शन रहेगा, जो आंसर रहेगा वो पेडालिएसी हो जाएगा। पेडालिएसी यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिल का जो परिवार है, तिल फसल किस परिवार से संबंधित है, किस कुल से संबंधित है, तो वो हो जाएगा
पेडालिएसी से संबंधित है। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेडालिएसी से संबंधित है, पेडालिएसी कुल से एक पेडालिएसी परिवार से संबंधित है। क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है। बीजपत्री आपको बताना है कौन सा है। लीची, चीकू, केला और अंगूर। तो बीजपत्री कौन सा है इसमें से, निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है। तो केला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री है, तो केला एक क्या है, बीजपत्री है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। केला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजपत्री कौन सा है, तो केला हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अचार में नमक की प्रतिशतता आपको बतानी है। एक अचार होता है, उस अचार में आपको नमक की प्रतिशतता कितनी होती है ये बताना है। 1 से 5% होता है, 5 से 10% होता है, या 20 से 25% होता है, या 15 से 20% होता है। तो अचार में जो नमक की जो प्रतिशतता पाई जाती है वो 20 से 25% पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आए। चलिएगा अचार में जो नमक की जो प्रतिशतता होती है, अचार में नमक का जो परसेंट होता है वो 20 से 25% अचार में नमक पाया जाता है। क्लियर है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका यानी अच्छा तरीका कौन सा है ये आपको बताना है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। भी हम शारीरिक दशा को देखकर पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं, या खुर देखकर हम उसके आयु का आकलन कर सकते हैं, या दांत देखकर उसकी आयु का आकलन देख सकते हैं कर सकते हैं, या सींगों के द्वारा हम उसकी आयु का आकलन कर सकते हैं। तो पशुओं की जो आयु ज्ञात करने का जो आसान सबसे अच्छा तरीका है वो है दांतों के द्वारा। हम पशुओं के दांत को गिनकर या दांत को देखकर हम पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दांतों के द्वारा हम पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर द्वारा किया जाता है, लेक्टोमीटर द्वारा किया जाता है, या जेली थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, या जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। तो जो पेक्टिन परीक्षण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपकरणों के नाम दिया गया है। हाइड्रोमीटर है, लेक्टोमीटर है, जेली थर्मोमीटर है और जेल मीटर है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। पेक्टिन परीक्षण इसमें से जेली थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास के एंड में मेरे को बताना भी आपने जो 25 क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने एक्यूरेट आपको बताना है, सही बताना है भी 25 क्वेश्चनों में से आपने कितनों के करेक्ट आंसर दिए हैं, कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आपने करेक्ट आंसर दिए हैं। ठीक है, क्लास के एंड पॉइंट पे जाके आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन में आपका आंसर रहेगा पेक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो पेक्टिन परीक्षण है वो जेली थर्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, यानी जेली थर्मोमीटर एक उपकरण होता है, उसके द्वारा हम पेक्टिन परीक्षण कर सकते हैं, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेक्टिन परीक्षण जेली थर्मोमीटर के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डीएपी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। डीएपी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है। डीएपी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा पूछी आपको। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, वो 46% होती है। यहां पे डीएपी में आपको नाइट्रोजन की मात्रा पूछी है, डीएपी में आपको नाइट्रोजन की मात्रा पूछी है। एक क्वेश्चन इससे रिलेटिव पहले भी आ चुका है, उसमें डीएपी खाद में फास्फोरस की मात्रा पूछी थी, लेकिन यहां पे जो मात्रा पूछी है वो नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की मात्रा पूछी है। डीएपी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 18% होती है।
18% आपकी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो आपका आंसर रहता 46%, यानी सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे डीएपी में पूछा है डीएपी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है तो 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है ये आपको बताना है। 26.5% होता है, 19.5% होता है, 40.5% होता है या 29.5% होता है। तो जिप्सम में जो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम की जो प्रतिशतता पाई जाती है वो पाई जाती है यानी 26.5% कैल्शियम पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है तो जिप्सम में जो कैल्शियम होता है वो 26.5% होता है, यानी ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 26.5 आपका इसमें राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक। जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है तो 26.5% होता है। ठीक है, साथ साथ में दोस्तों के पास शेयर करते हैं जो जेट आईसीआर बीएचयू यानी आईसीआर जेट का और बीएचयू का तो आपका जो पेपर है वो हो गया, एग्जाम हो गया, लेकिन आईसीआर का एग्जाम बचा है। तो जितने भी दोस्त हैं जो आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास हमारी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो है मोथे का प्रवर्धन होता है। मोथे का प्रवर्धन होता है पत्ती से, प्रकंद के द्वारा, बीज के द्वारा और तने के द्वारा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसमें से आपको राइट आंसर करेक्ट आंसर चुनना है। मोथे का प्रवर्धन होता है तो जो मोथे का जो प्रवर्धन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है, यानी बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोथे का जो प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है तो बीज के द्वारा होता है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकंद के द्वारा मोथे का प्रवर्धन होता है। क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी ये आपको बताना है। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में 1905 में हुई थी, 1929 में हुई थी, 1936 में हुई थी और 1911 में हुई थी। इन 4 डेटों में से आपको एक जो डेट करेक्ट डेट है, करेक्ट आंसर है वो चुनना है। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई थी ये आपको बताना है। तो फिप्स प्रयोगशाला की जो स्थापना बिहार में हुई थी वो 1905 में हुई थी, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जो फिप्स प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी वो 1905 में हुई थी। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1905 आपका राइट आंसर है। क्लियर है यहां तक। चलिएगा आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जस्ते की कमी से खेरा बीमारी, खेरा रोग किस फसल में होता है। खेरा बीमारी किस फसल में होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है धान, मक्का, ज्वार और सोयाबीन। जस्ते की बीमारी से या जस्ते की कमी से खेरा बीमारी, खेरा रोग किस फसल में होता है ये आपको बताना है। तो जस्ते की कमी से खेरा जो रोग होता है वो धान, मक्का, ज्वार और सोयाबीन में से आपका राइट आंसर रहेगा धान, यानी ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जस्ते की कमी से खेरा जो रोग होता है वो धान में होता है, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं मैंने जो आपको क्वेश्चन करवाए हैं 25 एग्रीकल्चर के, ये सारे के सारे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना।